बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम पावर पॉलिटिक्स में मां जो मेज़बान आहियां कुर्बान बलोच। अॼुकल्ह ॻाल्हि हले पई अंग अखरनि जी, ॾे वठ जी, पैसनि जी, मतिलब के बजट जी। वफ़ाक़ी बजट मुशावरत जो सिलसिलो जारी आहे हुक्मरान इत्तेहादी जमातनि में, ऐं ॿिया स्टेक होल्डर्स बि ऑन बोर्ड करण जी कोशिशि कई पई वञे। 5 तारीख़ ते बजट पेश थियणी हुई, मतिलबु ॾींहंनि खां पोइ, पर हाणे बजट पेश थींदी 10 जून ते, ऐं 8 जून ते क़ौमी इक़्तिसादी कौंसिल जो इजलास हलायो पियो वञे, ऐं जंहिंमें बजट जे फ्रेमवर्क खे हतमी शक्ल ॾिनी वेंदी। उन खां पोइ वफ़ाक़ी काबीना जो मंज़ूरी वारो अमल ईंदो, ऐं उन खां पोइ पार्लियामान मतिलबु क़ौमी असेंबली ऐं सेनेट जा इजलास, ऐं बजट में मुख़्तलिफ़ छा हूंदो। तक़रीबन 8 ॾहाका पाकिस्तान जे क़याम खां थिया आहिनि, ऐं बजट हर साल जो फ्रेमवर्क आहे त छा ख़र्च आहे, छा आमदनी आहे। असां सदाईं खसारो ॿुधो या इहा ॻाल्हि ॿुधी त हुकूमत कोशिशि करे पई बहितरी जी, रिफॉर्म जी, सुधारनि जी। उन जा असर मईशत ते, आवाम ते, हिन मुल्क ते केतिरा पिया आहिनि। कोशिशि कयूं था त जेके माहिर आहिनि पाकिस्तान में, जेके अंधुरे तौर ते ग़ैर जानदारी सां पंहिंजो जेको आउटपुट ॾियनि था उहो तव्हां ताईं पहुचायूं। असां वाशी माहिर आहे शाहिद महमूद साहब, असां खेसि वेलकम चऊं था प्रोग्राम में। आपको प्रोग्राम में वेलकम कहते हैं। बात मैं वही कह रहा हूँ कि बजट गोरख धंधा, और हर साल हम यही प्रैक्टिस कर रहे हैं, और हम लोगों को यही पैगाम देते हैं कि हुकूमत इस्लाह कर रही है, हुकूमत रिफॉर्म्स कर रही है, बेहतरी, और दुआ भी है कि ये चीज़ें जो हुकूमत कर रही है वो प्रैक्टिकली उस पर अमल दरामद हो, लोगों को कुछ मिले। तो बजट के हवाले से मैंने आपका एक आर्टिकल भी पढ़ा है तो उसमें तो एक जो दायरा है वो तो है। आप अपनी ज़बान से लोगों को बताएं कि बजट है क्या, वाकई ये होना भी चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया जी। नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि इससे कोई इतना फ़र्क पड़ेगा। हमारा मसला जो है वो माशी है, माशी और हमारी इक्तिसादी जो तरक्की है उसका है। हमारा मसला ये है कि जॉब्स कैसे पैदा होंगी इस इकॉनमी में। इस तरह के और जो मसाइल हैं हमारे, जो एक्सपेंडिचर एफिशिएंसी है उसके मसाइल है, कैपिटल एक्सपेंडिचर जो कितना एफिशिएंट है कितना नहीं है, हमारा जो तरक्याती बजट है उससे हमें क्या मिल रहा है आगे, उसे हम एसेट्स बना रहे हैं, लाइबिलिटीज़ बना रहे हैं। बजट इस तरह के मसाइल को जो है वो किसी चीज़ को भी एड्रेस नहीं करता। ये एक अकाउंटिंग एक्सरसाइज है। बेसिक बुनियादी तौर पे आपको ये बता रहे हैं कि हमारा ये आने वाले माली साल में हमारा ये इरादा है कि हम इस तरह करेंगे, इतना खर्चा इधर करेंगे, इतना खर्चा इधर करेंगे। प्रॉब्लम विद दिस काइंड ऑफ एक्सरसाइजेस कि आपको कल का नहीं पता कि कल क्या होने वाला है, महीने बाद क्या होने वाला है। तो इस तरह के आप लॉजिकल एस्टिमेट्स लगा के जो है, एक तो ख़ुद भी फॉर एग्जांपल एक बाइंड रख देते हैं। अब मिसाल के तौर पे आप एफबीआर अगले साल का अगर आपने एक तखमीना रख लिया कि नहीं जी 15 ट्रिलियन रुपए जो है जी, वो एफबीआर जो है वो कलेक्ट करेगा, तो अब इशू ये है कि आपने पहले ही यू पुट अ गन टू देयर हेड कि नहीं ये 15 ट्रिलियन किसी ना किसी तरह आपने कलेक्ट करने हैं। अब इशू ये होता है कि जब एफबीआर से कलेक्ट नहीं होते तो फिर वही पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी या फिर आपसे गैस या बिलों या फिर बिजली के बिलों में आपसे निकलवाएंगे, तो वो लोगों का तो और ही हाल बुरा हो जाता है। सो ओवरऑल जैसा कि मैं पहले लिख भी चुका हूँ, इट्स एन एक्सरसाइज इन वेस्ट। इससे वेस्ट ज़्यादा पैदा होता है, इससे आपकी इक्तिसादी तरक्की या इस तरह के हमारे जो मसाइल हैं लॉन्ग स्टैंडिंग उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दुनिया में कोई तो मॉडल होगा ना इसके अलावा हट के। अगर आपके पास कोई मॉडल है तो या अगर ये वेस्ट है तो फिर रास्ता क्या है, किस रास्ते से हम बेहतरी की तरफ जा सकते हैं। क्योंकि लोगों के मसाइल तो बढ़ते ही जा रहे हैं। महंगाई पिछले साल 4% थी, इन्फ्लेशन अब रवां साल 6% से भी ज़्यादा है, आने वाले साल तो 8% से भी ज़्यादा होगा। जी तो जी, हम बेहतरी की तरफ किस तरह जा सकते हैं? बेहतरी की तरफ इस तरह जा सकते हैं कि जो असल इशू है आप उनकी तरफ रिफॉर्म्स की तरफ आए जो कोई करना नहीं चाहता। बहुत सी मैं मिसालें दे सकता हूँ, लेकिन एक मैं बड़ी मिसाल देता हूँ कि यहाँ पे हमने एक रेगुलेटरी स्टेट बनाई है कि आपको, अब आप देख लें कि हर जगह आपको हर चीज़ के लिए अटेस्टेशन के लिए जाना पड़ता है। शनाख्ती कार्ड बनवाना हो आपको अटेस्टेशन के लिए जाना पड़ता है, अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कराना अटेस्टेशन के लिए, किसी ने यहाँ पे बिजनेस लगाना हो, किसी ने इंडस्ट्री लगानी हो
वो कोई 20 उसे सरकारी इदारों से जो कि वफाकी और सूबाई सतह पे हैं, उनसे जाके उनसे अटेस्टेशन, उनसे इजाज़त लेनी पड़ती है। हमने एक एक्सरसाइज की थी पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकनॉमिक्स में कुछ अर्से पहले। इट वाज हेडेड बाय डॉक्टर नदीमक एंड डॉक्टर वकार। उसको स्लज कहते हैं, स्लज मतलब एक दलदल। तो हमने उसको डॉक्यूमेंट किया था कि रेगुलेशंस की दलदल की वजह से पाकिस्तान को अपना 3 से 4% हर साल इसका जीडीपी उसका नुकसान होता है। और उस पूरी, आप अगर जिसने भी देखना हो, किसी भी पॉलिसी मेकर ने देखना हो, तो उसमें एक एक चीज़ आइडेंटिफाई की गई है कि कहाँ पे कितना नुकसान हो रहा है और क्यों, रेगुलेशंस की वजह से क्या हो रहा है। तो ये देखें, ये आप ये करने की ये चीज़ है। तो अगर आपने कोई वाकई इंटरेस्टेड है एंड समबडी इज़ रियली इंटरेस्टेड, फिर आप ये देख लें कि गवर्नमेंट का फुटप्रिंट इक्तिसादी एक्टिविटी में कितना बड़ा है। एक पेपर लिखा था राजा रफ़ी ने, डॉक्टर नदीमुल हक ने, और इस पे मैं भी काफ़ी दफ़ा लिख चुका हूँ कि हमारा पब्लिक सेक्टर का फुटप्रिंट ही इतना बड़ा है कि आपका प्राइवेट सेक्टर उसमें कुछ कर भी नहीं सकता। सो लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। अब आप देख लें कि हमारी जितनी क्रेडिट होती है, स्टॉक ऑफ क्रेडिट, यानी जितना कर्जा होता है जी। एक तरह से, तो आप बाहर की मुल्कों की, हम अक्सर एक मिसाल देते हैं अमेरिका की या बरतानिया की, तो उधर जो स्टॉक ऑफ क्रेडिट होता है उसमें सबसे बड़ा हिस्सा जो होता है, 60 से 80% जो होता है, वो प्राइवेट सेक्टर का होता है, क्योंकि वो कर्जा लेते हैं, इंडस्ट्री सेटअप करते हैं, बिजनेस सेटअप करते हैं, इस तरह। पाकिस्तान में आप देखें अब, तो आपका हमेशा ऑन एवरेज जो जो स्टॉक ऑफ क्रेडिट है वो 70 से 75% वो हुकूमत के इदारे जो है वो लेते हैं, पीछे प्राइवेट सेक्टर की उलट है। ये उलट है। तो उधर पीछे कुछ बच भी नहीं जाता। तो आपका इधर से ही अंदाज़ा लगा ले कि आपका पब्लिक सेक्टर कितना बड़ा है। पब्लिक सेक्टर एंटिटीज़ देख लें वो कितना नुकसान में होती हैं, लेकिन हम वो चलाई जा रहे हैं, दहाइयाँ हो गई हैं। वी डोंट वांट टू गेट रिड ऑफ इट। वो हम सोल्यूशन, हम अपने मसाइल हल नहीं करना चाहते, हम रेगुलेटरी स्टेट को छोड़ना नहीं चाहते। तो उसमें इस तरह की एक्सरसाइज आप बेशक कर लें, साल में 2 दफ़ा बजट के एक्सरसाइज किया करें, लेकिन उससे क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। आपने डॉक्टर मसूद की बात की, मुझे याद पड़ता है कि वो जो फाइनेंस सेक्रेटरी थे उसी की बात कर रहे थे। नहीं नहीं, वो तो डॉक्टर वकार मसूद थे, वो लगते हैं मेरे कोलीग है डॉक्टर वकार, ये आजकल बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट में, अच्छा, तो ओके। उन्होंने वो किया था। अच्छा, तो वो जो फ्रेमवर्क, जो भी डॉक्यूमेंटेशन आपने की, तो उस पे हुकूमत का क्या रद्द अमल था कि उसको कुछ, कोई रद्द अमल, कोई नहीं, बातचीत, कोई मुशावरत? कोई रद्द अमल नहीं। मतलब एक आपको मैं एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, ये बड़ी इंटरेस्टिंग है और ये हमारे लिए शर्मिंदगी की भी बात है, और बड़ी शर्मिंदगी की है। वो जब स्लज का काम हुआ, असाइड फ्रॉम अ लॉट ऑफ वर्क जो हमने डॉक्टर नदीमुल हक के अंडर किया था जब वो पाइट के वाइस चांसलर थे, जब स्लज की ये पब्लिकेशन हमने की, तो अमेरिका के एक इकोनॉमिस्ट है, नोबेल प्राइज विनर है, रिचर्ड थेलर, ओके। उन्होंने ट्वीट किया कि पाकिस्तान में इतना अच्छा काम हो रहा है और अमेरिका में भी इस तरह की स्टडी एक होनी चाहिए गवर्नमेंट के फुटप्रिंट पे। ठीक है, उधर अमेरिका में बैठा हुआ है वो इकोनॉमिस्ट, उसको पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन बिल्कुल। उसने कहा कि जी ये तो आपने इतनी अच्छी स्टडी की है, आप हमें भी करनी चाहिए। इधर कोई किसी ने नहीं पूछा, कोई कुछ नहीं, सब जगह पे सबको पता है, इट्स ऑनलाइन अवेलेबल, ऑनलाइन जिसने पढ़नी हो पढ़ ले। ठीक है, लेकिन किसी को इंटरेस्ट है ही नहीं चेंज करने में। तो ये जो होती हैं ये एक्सरसाइजेज, ये बजट वगैरह, या हमने पैसे इतर कर लिए, या करंट अकाउंट बैलेंस थोड़ा सा, ये होती हैं, ये इट्स अ शॉर्ट टर्म, आपको थोड़ा बहुत वो कर दे, या फिर ये वो कहते हैं ना शो ऑफ के लिए एक्सरसाइजेज होती हैं, बट जो इकोनॉमी की स्ट्रक्चरल इश्यूज हैं वो इसको बिल्कुल एड्रेस नहीं करते। शायद साहब, सबकी रोजी रोटी, वजीर हो, वज़ीर आज़म हो, कैबिनेट हो, हमारी ब्यूरोक्रेसी हो, हमारे बाकी स्टेक होल्डर्स, इसी मैशत से है, इसी सरजमीन से है, और इसी के शोबे से वज़रात हो, मैदनी वसाइल हो, सनत हो। अगर हम रोज़ी रोटी अपनी जो हिलाल की है उसी पे अगर ध्यान नहीं देते, उसको तवज्जो नहीं देते, अमेरिका वाला बंदा तो ट्वीट करता है कि गुड, यहाँ भी अमेरिका जैसे मुल्क में होना चाहिए जो एक तरक्की याफ्ता मुल्क है। जी जी जी। तो इसकी वजह क्या है कि हम इसको बिल्कुल चीज़ों को एज अ नॉर्मली देखते हैं, ये चीज़ें नॉर्मली चली जा रही हैं? मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग ये है, बल्कि बहुत से लोगों की अंडरस्टैंडिंग ये है कि ये जो स्टेटस को है ना, कि जी ये चीज़ इसी तरह चलती रही, तो उसमें बहुत से लोगों का जो लॉबीज़ हैं, बड़ी पावरफुल लॉबीज़ हैं, उनका भला है। क्योंकि अगर रिफॉर्म्स होगी तो बहुत से जो लॉबीज़ हैं वो टूट जाएंगी, उनका असर ख़त्म हो जाएगा। मिसाल बड़ी बहुत सी हैं, उसमें बात करना मुना, मैं एक मिसाल दे देता हूँ, हमारी ब्यूरोक्रेसी की बहुत ताकतवर लॉबी है। ठीक है जी, स्पेशली PAS, उनका अगर इख्तियार ख़त्म हो जाता है, दे कॉल ऑल द डिसीजन। ये हम पावर सेक्टर में जितने हम मसले जी देख रहे हैं, जी जी। तो इसमें बड़ा मसला जो है पॉलिटिशियंस के अलावा वो उनका एडमिनिस्ट्रेटर का, सेक्रेटरीज का है।
फिर देखें हर चीज़ जो होती है आपका एक्सपेंडिचर वो सेक्टरी से होके जाता है। दे आर नॉट एक्सपर्ट्स ऑफ देयर फील्ड, उनको इकोनॉमिक्स उन्होंने कभी ज़िंदगी में पढ़ी भी नहीं होगी, लेकिन सारे डिसीजन वो करते हैं। फिर इस तरह आपकी कॉन्ट्रैक्टर लॉबीज़ हैं जिनको बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स मिलते हैं। हमारा जितना भी पीएचडीपी होता है वो जो है देखें उसमें बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स और जिस तरीके से मिलते हैं। फिर आप देख लें अब आईपीपीज वो भी तो कॉन्ट्रैक्ट्स ही थे ना, तो वो किसने साइन किए हैं? वो आम आवाम को तो नहीं पता, वो भी लॉबीज़ हैं। अभी हम कैपेसिटी चार्जेस कितने दे रहे हैं? 2 खरब से ज़्यादा दे रहे हैं, हालांकि बिजली इस्तेमाल भी नहीं होती। वो कहते हैं कि जो कलेक्शन की 60% से 70% अब इसी पे देते। हाँ जी, तो वो इसी पे दे रहे हैं। तो देखें ये लॉबीज़ हैं, अगर रिफॉर्म्स आ जाती हैं, अगर हर सेक्टर में अपना, हम वेस्ट की बात करते हैं ना, मिसालें हम बड़ी ज़बरदस्त देते हैं कि जी वो देखें उस मुल्क में, तो उन मुल्क की जो वो ममालिक जो है उनकी तरक्की के राज में से एक बड़ा राज ये भी है कि उन्होंने स्पेशलाइजेशन को अपनाया हुआ है। कि जो वो उर्दू में एक मुहावरा है ना कि जिसका काम उसी को साजे। सो इफ आई एम एन इकोनॉमिस्ट, लेट मी डू माई वर्क। जी आप मीडिया पर्सन है जी, मैं आप मीडिया का काम हैंडल करेंगे, लेकिन ठीक है? यहाँ उल्टा हो रहा है। लेकिन यहाँ पे उल्टा हो रहा है क्योंकि आपकी सारी इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग जो है वो आपकी जो है ब्यूरोक्रेसी या एस्टेब्लिशमेंट या फिर पॉलिटिशियन करते हैं। वो आपका कोई इकोनॉमिस्ट जो है उसमें बहुत कम इनपुट होगा, और कभी सही किसी का इनपुट हुआ भी तो उसको वो इग्नोर कर देंगे, वो साइड पे रख मिनिमाइज देंगे। होगा ना, कितनी परसेंटेज होगा? वो उसको, और होगा भी तो इग्नोर कर देंगे। मैंने आपको डॉक्टर नदीमुल हक की मिसाल दी। ही इज, टू मी ही इज़ द लीडिंग इकोनॉमिस्ट ऑफ पाकिस्तान अलॉन्ग विद अ फ्यू अदर नेम्स। देखें वो डिप्टी चेयरमैन प्लानिंग कमीशन थे, आज से 10 साल पहले की बात है, 12 साल पहले की। उन्होंने एक वो फ्रेमवर्क फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ निकाला था। दैट वाज समथिंग वेरी डिफरेंट, कि उन्होंने कहा था कि यार इकोनॉमिक ग्रोथ किस तरह आएगी, और उसमें भी उन्होंने यही रेगुलेशन वगैरह की बात की थी कि आप गवर्नमेंट का साइज़ कम करें। वो देखें 12-14 साल हो गए वो उधर प्लानिंग कमीशन में ही पड़ी हुई है, और उसके बजाय आपके एहसन इकबाल साहब हैं, उनके ड्रामे ख़त्म नहीं होते। वो 1997 से यही ड्रामे कर रहे हैं। अभी उनका नया वो एक नया पता नहीं दस्तरखान उड़ान, हाँ उड़ान, वो आया हुआ है। तो देखें ये चीज़ें जो हैं, इफ़ एनी बडी वर सीरियस, आई एम सॉरी टू से, कि अब वो 1997 से यही चीज़ें कर रहे हैं, तो एक पार्टी अगर सीरियस होती तो वो उनको कहते कि यार बस करो, लेट्स हैव सम स्पेशलिस्ट इन दिस, कि कोई काम कर सके, लेकिन उन्होंने नहीं करना। सो दैट इज़ व्हाट आई मेंट बाय लॉबीज एंड व्हाट आई मेंट बाय नॉन सीरियसनेस ऑफ दिस इशू। बिल्कुल। तो सीरियसनेस या चेंज, जिसको हम तब्दीली कहें या कोई भी वाट्सएवर नाम दें, जिसका मकसद यही हो कि जो ये पाकिस्तान है, इसकी मैशत, इसके इदारे, इसके सारे वो लोग, जो 25 करोड़ लोग, उसमें बहुत सारे नौजवान जिसके लिए रोज़गार चाहिए, जिनके लिए वसाइल चाहिए, तो कोई किस तरह पॉसिबिलिटी है कि आपके पास कोई क्या आइडिया है कि किस तरह हम ये जो स्टेटस को है इसको तोड़ें और पाकिस्तान के अवाम इसमें शरीक हो जाएं, नौजवान शरीक हो जाएं, पढ़े लिखे लोग, या वो आप कहते हैं ना कि वो जिसका काम जिसको सांझे, इस तरह हम कैसे पॉसिबल कर सकते हैं? बहुत सी चीज़, एक तो अब इस पे चूँकि जैसा कि मैंने आपसे जिक्र किया कि हमने इस पे ऑलरेडी इतना अच्छा खासा काम किया हुआ है। अब मिसाल के तौर पे पाइड में 2021 में हम सब ने, और उसमें सारे फाइनेंस मिनिस्टर्स और बड़े नाम भी थे, हम लोगों ने इकोनॉमिक ग्रोथ की एक स्ट्रैटेजी निकाली थी कि हाउ डू यू प्रोसीड विद दिस थिंग, ठीक है जी। फिर मैंने आपको फ्रेमवर्क फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ भी कहा। फिर अभी रिसेंटली एक थिंक टैंक है EPBD, उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया। उनका 5 ईयर डेवलपमेंट प्लान, फिर उनके शेडो बजट्स आए हैं, वो बड़ी अच्छी डॉक्यूमेंट है। उसमें उन्होंने बड़ा तफसील से लिखा हुआ है। मिसाल के तौर पे 21 सेक्टर को उन्होंने एनालाइज किया है कि इसमें किस तरीके से आप रिफॉर्म्स करेंगे ताकि हमेशा के लिए ये चीज़, ये मसला ख़त्म हो जाए, स्ट्रक्चरल बॉटलनेक्स। वो पब्लिक में कोई जी जी, डॉक्यूमेंट वो आई? बिल्कुल जी, वो पब्लिक में है। अच्छा, तो डॉक्यूमेंट्स हैं, सीरियसनेस चाहिए। फिर एक और अब मैं मिसाल देता हूँ। देखिए पूरी दुनिया में जहाँ पे आप सक्सेस की बात करते हैं ना, अच्छी इकोनॉमीज़ की बात करते हैं, अब मिसाल हम सारे जो है यहाँ पे न्यूयॉर्क में ज़ोरान ममदानी जब इलेक्ट हुआ था तो सारे यहाँ पे बड़े खुश थे कि जी ज़ोरान इलेक्ट हो गया, ज़ोरान ममदानी इलेक्ट हो गया न्यूयॉर्क में, कि वो उधर का मेयर हो गया। लेकिन यहाँ पे कोई भी ये बात नहीं करता, इंक्लूडिंग पॉलिटिशियन जो बड़ी खुशी मना रहे थे कि जी ज़ोरान, उनको मुबारक, कि भाई आप शहरों को आज़ादी दें, सेंट्रलाइज ना करें शहरों को। आप शहरों को आज़ादी दें, शहरों को फिजिकल आज़ादी दें, इसे डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं, ठीक है। कराची हो, इस्लामाबाद हो, लाहौर हो, पेशावर हो, क्वेटा हो, वो अपना निज़ाम, अपने पैसे जिधर वो गए वो खुद करें, वो खुद अपनी प्लानिंग करें, खुद अपना खर्चा करें, बजाय इसके कि सिर्फ आपने 2-3 सेंटर बनाए और NFC का एक अवार्ड रखा हुआ है कि जी वो सूबों को इतने जाएंगे, वफाक को इतने जाएंगे, लड़ते रहेंगे आपस में, इससे कुछ भी नहीं होना।
हमारे इश्यूज वो उससे नहीं होंगे। तो आपका आएगा डिसेंट्रलाइजेशन से, आपका आएगा जो ग्रोथ की कोई बाकायदा स्ट्रेटजी हो, आपकी जॉब्स क्रिएट होंगी, पाकिस्तान की इकॉनमी बढ़ेगी और अच्छी ग्रोथ रेट आएगी। कि जब आप डिसेंट्रलाइज करेंगे, आप ब्यूरोक्रेसी से, आप स्टैब्लिशमेंट से, आप पॉलिटिशियन से डिसीजन मेकिंग निकालेंगे, स्पेशलिस्ट पे आएंगे, और रेगुलेटरी स्टेट जो है उसको आप ख़त्म, मेक इट ईजी फॉर पीपल टू लिव, टू डू बिजनेस एंड टू वर्क। ठीक है, इसी तरह बढ़ेगी। वरना आप देख लें कि आप जो मर्जी कर लें, लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, आप 10 साल से आपकी इनकम जो है वहीं पे, आपकी परचेसिंग पावर हमारी ख़त्म होती जा रही है। लोग अपना सरमाया उठा के यहाँ से दुबई जा रहे हैं, दुबई इज़ ओनली हाफ एन आवर यहाँ से। तो सोचना ये होगा कि यार इतना बड़ा मुल्क, अल्लाह ने इतना कुछ दिया हुआ है, लोग यहाँ से क्यों भाग रहे हैं। लोग आप देखें लाखों की तादाद में हर महीने पाकिस्तान से जा रहे हैं। तो यू हैव टू थिंक अबाउट दीज थिंग्स कि वो क्या चीज़ें हैं कि लोगों को मजबूर कर रही हैं कि ना वो यहाँ पे पैसा लगा रहे हैं और वो यहाँ से भागते जा रहे हैं। तो ये चीज़ें कुछ मैंने बताई कि स्टार्ट विद दिस थिंग, लोगों का इत्मीनान वापस आए, इंडस्ट्रियलिस्ट का है, बिजनेसमैन का है कि यार ठीक है ये लोग कुछ कर रहे हैं, तो फिर आप देखेंगे बहुत सी चीज़ें चेंज भी होना शुरू होंगी। अमेरिका ईरान जंग हुई, मुत्तहदा अरब इमारात और बाकी चीज़ें, वहाँ बंदरगाहें मुतासर हुई, वहाँ एयरपोर्ट्स मुतासर हुई। कहते हैं कि कहीं कहीं कोई क्राइसिस में भी कोई जो अपॉर्चुनिटीज निकल आते। क्या पाकिस्तान ने इस 3 माहों में बंदरगाहों के हवाले से, इन एयरपोर्ट्स के हवाले से, जहाँ कि वो हमारे मुतबादिल ऑलमोस्ट हो गए थे, तो इसको वापस गेन करने के लिए कोई आपको इक़दामात, कोई स्टेप्स कोई नज़र आए कि हम इस अपॉर्चुनिटी से, क्राइसिस से अपॉर्चुनिटी हासिल करें, हम अपनी मैशत को, अपने इदारों को चलाएं दोबारा? नहीं, मुझे कोई लॉन्ग टर्म स्टेप्स तो नहीं नज़र आए। ये जो अभी हमें बार बार ये रिपोर्ट्स मिल रही है और अच्छी है, मैं तो बड़ा खुश हूँ एज ए पाकिस्तानी कि जी कराची पे और गवादर पे इतनी ज़्यादा ट्रैफिक आना शुरू हो गई है कि वो जितनी पूरी साल में नहीं आती थी वो एक महीने 2 में एक आना शुरू। मजबूरी में आना, एक हमारे एफर्ट्स। अब ये अब देखें, यही मैं कहना चाहता हूँ ना, ये एक मजबूरी है। मेरी एक गवर्नमेंट के अहदेदार से मुलाकात हो रही थी, वो वज़ीर ख़जाना के साथ होते हैं, तो वो जब ये पेश कर रहे थे दादोशुमार, तो मैंने उन्हें कहा कि यार मैं बड़ा खुश हूँ आपकी तरह, लेकिन मुझे ये बताएं कि आपके पास तवीलुल मुद्दती वो क्या ऐसा वो है कि आप स्टेप इसमें मज़ीद क्या करना चाहते हैं कि वो परमानेंटली, ये नॉट टेम्पररी, एग्जैक्टली। परमानेंटली वही चीज़ें जो हैं वो यहाँ पे गवादर पे, कराची में, पोर्ट कासिम में, वो हमेशा यहीं पे लंगर अंदाज हो, बजाय इसके कि दुबई वो या बंदर अब्बास या कहीं और जाए। तो आप उसके लिए क्या करें? और सिंपल जवाब ये है कि उसके लिए कुछ भी नहीं हो रहा, क्योंकि हम खुश हैं कि यार चलो यार ये हो गया, तो वी आर थिंकिंग कि बस अब ठीक हो गया, अब इधर ही जहाज़ आना शुरू हो जाएंगे। ऐसी कोई बात नहीं, जिस दिन हालात नॉर्मल हुए वो वहीं पे चले जाएंगे। एंड देयर आर अ फ्यू रीजन। देखें, एक सिस्टम पे, बाहर का जो इन्वेस्टर होता है या मुल्क का जो इन्वेस्टर होता है, वो सिस्टम पे एतमाद करता है, वो इस चीज़ पे नहीं देखता कि ये गवादर है, कराची है, दुबई है। जी। अगर सिस्टम ये हो कि उनको पता हो कि एक हुकूमत है जो कि अपने मुआहदों को जो है वो पास नहीं रखती, आज एक हुकूमत मुआहदा करती है, अगली हुकूमत आती है वो कहती है ये गलत हुआ है और उसको रद्द कर देती है। अभी आप सर, मैं एक मिसाल, आईपीपी के कुछ इन्वेस्टर थे, चाइनीज़ इन्वेस्टर थे, सीपैक के कुछ, वो हमारे सामने हैं, दिस इज़ कॉमन नॉलेज, ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि वो कितनी दफ़ा कंप्लेंट कर चुके हैं प्राइम मिनिस्टर को और औरों को कि जी हमारे ड्यूज़ रहते हैं, वो क्लियर करें, वो नहीं हो रहे। ठीक है, तो व्हाट डू यू थिंक कि जी लोग जो है वो बाहर का जो इन्वेस्टर है, जब वो चाइनीज़ इन्वेस्टर को या औरों को देखेगा जो कि स्टॉक मार्केट से पैसा निकाल के हाँ, लेके जा ये रहा इससे पहले भी हम बहुत बहुत सारे इंटरनेशनल कोर्ट्स में ये केसेस भुगत चुके हैं, आपको भी याद है, होगा, हमें भी इंटरनेशनल याद कोर्ट्स में भुगत चुके हैं। तो ठीक। देखें ये चीज़ें आपने जो है इस तरह करने हैं कि इंस्टीट्यूशन जिस तरह नहीं चलते, इदारे इस तरह नहीं चलते कि एक बंदा एक हुकूमत चेंज हो जाए तो सारा निज़ाम ही चेंज हो जाए, दूसरा आए तो वो फिर दोबारा चेंज हो। नहीं, इंस्टीट्यूशन ये होते हैं कि जो भी आए, जिसकी भी हुकूमत हो, वो काम जो है वो चल रहा है, चाहे वो पोर्ट कासिम का है, चाहे गवादर का है, चाहे स्टेट बैंक का है, चाहे बैंकिंग का है, कुछ भी हो, इदारे आपके चलते रहे। ठीक है, शख्सियात बदलती रहती हैं, इससे तो कुछ नहीं होता। तो पाकिस्तान को ऐसे स्टेप्स करने पड़ेंगे जिससे इन्वेस्टर का, सबसे पहले आपके अपने मुल्क के इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस बहाल हो, तभी बाहर से आप सरमाया कहते हैं कि फेज चेंज से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, एक पॉलिसी साजिशी आपको करनी पड़ेगी, कोई आए कोई जाए, इससे कोई भी पॉलिसी पे असरात नहीं पड़ने चाहिए। बिल्कुल जी, आपके इस तरह आपको अरेंजमेंट करना पड़ेगा। और इसमें एक बहुत बड़ा रोल होता है आपके जस्टिस सिस्टम का, कि मिसाल के तौर पे ऐसा नहीं है कि अमेरिका में या यूरोपियन कंट्रीज़ में वहाँ पे कोई कमर्शियल डिस्प्यूट्स नहीं होते, वहाँ पे ही बड़े होते हैं, लेकिन उन्होंने एक निज़ाम बनाया हुआ है कि आपके कुछ दिन रखे हुए हैं कि एक कोर्ट में आप जाएं, वो आपका एक टाइम फ्रेम होता है, उसमें वो हल कर देते हैं, अपना डिसीजन दे देते हैं।
तो उसमें पता लग जाता है। यहाँ पे कोर्ट्स में जो है आप जाएं तो वो 6-6 10-10 साल मुकदमे फंसे रहते हैं, उनका कोई फैसला नहीं होना। तो ये सिस्टम ठीक करें। तो दिस इज़ जस्ट वन एग्जांपल कि आपका वो जो तवीलुल मुद्दती लॉन्ग टर्म जो एक इम्पैक्ट होगा कि जिससे इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस और पीपल कॉन्फिडेंस वापस आएगा, तो उसी के बाद ये मुल्क ठीक होना वो है। आउटसाइडर हो, वो इनसाइडर हो, सबसे पहले आपको अपने मुल्क के अंदर का जो इन्वेस्टर है ना, बिजनेसमैन है, आपने वैरायटी उसको एतमाद दिलाना है कि वी आर सीरियस इन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स और हम आपका सरमाया है उसको प्रोटेक्ट करेंगे, आपको जो भी प्रोटेक्शन चाहिए वो हम आपको देंगे, चाहे वो इंस्टीट्यूशनल प्रोटेक्शन है या कोई और प्रोटेक्शन है। जब तक आप उसको ठीक नहीं करेंगे, बाहर का इन्वेस्टर भी इधर कभी नहीं आएगा। सरमाया है हमारे इनसाइड जो भी ट्रेडर्स हैं, इन्वेस्टर हैं, हमारे पास इतना सरमाया है कि हम बगैर आउटसाइडर के इसको अपने इदारों को चला सकें, इनको माशी जो पहिया है वो ज़राअत में, सनत में, किसी हर शोबे में, मदनियात में, जो बंदरगाहों ने हमने बात की, आयल गैस एक्सप्लोरेशन की बात की, हम कर रहे हैं। तो इतना है पोटेंशियल हमारे पास। मौलवी साहब, उसमें दो चीज़ें, एक तो ये है कि हमारे पास है सरमाया, हमारे सरमायाकारों के पास सरमाया है, वो इधर लगाना भी चाहते हैं। देखें, अब आप सिर्फ ये देख लेना कि पिछले साल सिर्फ दुबई में, मैं और दुनिया की बात नहीं कर रहा, कि दुबई में कितनी पाकिस्तानी कंपनियों ने अपने आप को इनलिस्ट किया, ठीक है, कोई 800 से ज़्यादा। वो क्यों यहाँ पे क्यों नहीं इनलिस्ट करती, क्या वजह क्या है? पैसे हैं, और अगर पैसा ना भी हो जी, पैसा अरेंज किया जा सकता 100 बिलियन तो इंटरिम मिनिस्टर खुद कह चुके हैं। जी। मेरे ख्याल तो में देखिए, बिलियन डॉलर्स। तो देखें आप अगर, और पैसा ये नहीं है, पैसा कोई एक फाइनाइट क्वांटिटी नहीं है कि आपने इतना ही पैसा तो इससे ज़्यादा खर्च नहीं कर सकते। पैसा अरेंज किया जा सकता है, कर्जा लिया जा सकता है, लेकिन इन्वेस्टर उसी वक्त करेगा जब उसको यकीन होगा कि यार आगे मैंने जो इन्वेस्टमेंट किया उसका कोई रिजल्ट भी आएगा। तो जब तक वो आप नहीं करते, तो पैसा जो है ना, मेरा एटलीस्ट माई ओन रीडिंग इनटू दिस इज कि स्टॉक ऑफ मनी इज़ नॉट एन इशू। जो हमारा ओवरऑल इन्वायरमेंट है वो एक बहुत बड़ा डेटरेंस है, उसकी वजह से इन्वेस्टर ने हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है ताल्लुक पड़ता रहता है, तकरीबन जर्नलिज्म जब से आए हैं उनकी कभी कभी ये शिकायत होती है कि भाई ये पॉलिटिशियन मुंतखब होकर आते हैं, वो टांग अड़ाते हैं, तो हमें उनके साथ चलना पड़ता है, वरना तो हम पता नहीं क्या कर रहे। तो ये मौजूदा कैबिनेट जो भी वफाकी सूबाई, आपके नज़र में है कि कहीं एक्सपर्टीज रखने वाले लोग भी इसमें शामिल हैं और वो कुछ कर भी रहे हैं? नहीं, एक्सपर्टीज़ वाले हैं और कर भी हैं, वो अपनी तरफ से दे भी देते हैं। मैंने अभी आपको 2-3 मिसालें दी, एक्सपर्टीज़ हैं और इट्स फ्रीली अवेलेबल। देखें बलोच साहब, अब मैंने आपको डॉक्टर नदीमुल हक की मिसाल दी, इस तरह और लोग हैं, बहुत से लोग हैं पाकिस्तान में अपना सबस्टैक लिख रहे हैं, जितना उन्होंने काम किया वो फ्रीली अवेलेबल है। इसमें कोई आपको, अगर आप किसी को नहीं भी रखना चाहे, हायर नहीं भी करना चाहते, आपको वो मुफ्त में मशवरा दे देंगे कि यार क्या करना है, और ये देते रहते हैं। ये हर रोज़ प्रोग्राम चल रहे हैं, चैनल्स हैं उस पर, ख़ास तौर पे इकोनॉमिक्स के लिए बने हुए हैं। आप फ़ॉरेन के देख लें, इधर डोमेस्टिक देख लें। लेकिन अगर कोई नीयत हो वाकई ठीक करने की, ठीक, हमारे पास एक्सपर्ट्स हैं काम करने के लिए, बिल्कुल हैं। लेकिन इशू ये है कि अगर आपको एक्सपर्ट एक चीज़ कहेगा कि ये करें, तो फिर उसको ये नहीं कि आप फाइल में बंद कर देंगे और वो पहले सेक्रेटरी की अप्रूवल होगी और फिर ऊपर जाएगी, क्योंकि उसमें फिर बहुत कुछ बदल जाएगा और फिर कुछ होना नहीं। नीयत ठीक करण जी ज़रूरत है, पंहिंजे वसीलनि ऐं पंहिंजे पेरनि ते बीहण जी ज़रूरत आहे। वसीला मौजूदु आहिनि, सीड़पकार बि मौजूदु आहिनि, माण्हू बि मौजूदु आहिनि जेके नेक नीयत सां रियासत लाइ, रियासत जी बहितरी लाइ, आवाम जी बहितरी लाइ पंहिंजी राय बि ॾियनि था। पर को ॿुधण वारो हूंदो, को ॿुधंदो, त शायदि का तब्दीली अची सघे थी। फ़िलहालु हिकिड़ो वठूं था मुख़्तसर ब्रेक खां पोइ ॿीहर हाज़िर थींदासीं।